जी अस्सलाम वालेकुम जी। यार ये प्रैक्टिस सेशन कैश फ्लो का ही चल रहा है, इसके अंदर ना थोड़ी सी डिस्कशन कैश डायरेक्ट मेथड के बारे में कर लेते हैं। अच्छा भाई, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, ये जो काम किया ना ये वाला, इधर देखिएगा ज़रा, ये वाला जो काम किया है ये लेजर्स बनाना, ये सारे के सारे लेजर्स उधर भी बनने हैं, ये सारे के सारे लेजर्स, ये सारे के सारे लेजर्स उधर भी बनने हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट मेथड के अंदर भी शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, ये अक्रूड इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड पेएबल, ये सारे के सारे लेजर्स उधर भी बनने हैं। ठीक है सर, ये सारा काम वही होना है, लेजर्स वाला सारा काम वही होना है। भाई ये काम करेंगे तो इधर कैश फ्लोस लिखेंगे ना आके, ये काम लेजर्स बनाएंगे तो इधर इंटरेस्ट पेड या टैक्स पेड की अमाउंट लिखेंगे, ग्रेचुटी पेड की अमाउंट लिखेंगे। भाई बात समझे हैं? तो फिर सर डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या काम नहीं होना, डायरेक्ट मेथड के अंदर सर कौन से वाला काम नहीं होना? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा भाई, इधर तक जो काम है ना ये वाला, इधर तक ये वाला काम नहीं होना, ये वाला काम नहीं होना। एग्री करते हैं आप लोग? इसकी जगह सर फिर क्या होना है, हमें 3 मेन टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ये नहीं, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं आती इधर, ये पीबीटी से सवाल शुरू करना इधर नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा फिर मेरे मासूम दोस्तों? 3 लेजर्स बनाने पड़ने हैं आपको एडिशनल। एक डेटर्स का लेजर बनाना पड़ेगा, एक डेटर का लेजर बनाना पड़ेगा, और डेटर की सपोर्ट में बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का लेजर बनाना पड़ेगा, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है सर? अगर डायरेक्ट मेथड के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया तो वर्किंग 1 होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखिएगा फिर वर्किंग 2 क्या होगी? डेटर का लेजर। वर्किंग 2.1 क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर। वर्किंग 2.2 क्या होगी? बैड एंड डाउटफुल डेट का एक्सपेंस का लेजर। एग्री? एग्री कर गए आप लोग? तीसरी वर्किंग होगी मेरे मासूम दोस्तों क्रेडिटर्स का लेजर। कौन सा लेजर? क्रेडिटर्स का लेजर। चौथी वर्किंग होगी इन्वेंट्री का लेजर। क्या? स्टॉक। पांचवी वर्किंग होगी मेरे मासूम दोस्तों सारे के सारे क्या कहते हैं? प्री पेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। बात समझे हैं? बात समझे हैं भाई? वर्किंग कैप किधर गया डस्टर भाई? ये रेस कर रहा हूं मैं, अब ये मैं कर रहा हूं रेस। क्या कर रहा हूं जी? इधर से भी कुछ रेस करना पड़ेगा। कर दूं रेस सारा? यार इधर डस्टर दूसरा बड़ा हुआ था, वो किधर गया भाई? क्या अर्ज की है मैंने? मैंने कहा है इनडायरेक्ट मेथड भी अगर होगा, अगर डायरेक्ट मेथड होगा ना, ये लेजर सारे वैसे ही बनने हैं जैसे अब बनाए हैं। एडिशनल लेजर्स कुछ बनने हैं, उन लेजर्स के नाम बताइएगा। ये वर्किंग 1.1 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ही होनी है। ओके है? 80% काम सेम है। अच्छा जी, वर्किंग 2 आपने करनी है हमेशा डेटर्स की। किसकी भाई? इसकी सपोर्ट में 2 वर्किंग्स और होनी है। ये डेटर्स आएंगे ग्रॉस अमाउंट पे। किस पे? ग्रॉस अमाउंट पे आएंगे। किस पे आएंगे? अच्छा जी, इधर इसका ओपनिंग आता है, इधर क्या आता है? क्लोजिंग आता है। ऐसे ही है। डेटर का बैलेंस कब बढ़ता है? जब सेल्स होती हैं, जब उधार वाली सेल्स होती हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, आपने इधर लिखनी है सेल्स। क्या? कैश प्लस क्रेडिट, दोनों सेल्स इधर ही लिख दीजिएगा, दोनों सेल्स इधर ही लिख दीजिएगा। अल्टीमेटली बात वही है, आपने इधर से, असल में आपको कैश चाहिए ना, वो बैलेंसिंग ही होगा, कोई मसला नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वैसे तो उसूलन तो क्रेडिट सेल इधर आनी चाहिए, मैं कहता हूं कैश भी इधर ही लिख दें। ठीक है? सब सेल एक ही जगह लिख दें, क्योंकि देखो ना क्रेडिट वाली सेल 10 रुपए की है, आपका कैश आ जाएगा बैलेंसिंग जो डेटर से आया, फिर दोबारा कैश वाली सेल भी तो उधर जाके ऐड करनी है ना आपने। ठीक है ना? तो बात तो एक ही है ना।
आपको 10 रुपये रिकवर हुए डेटर से, डेटर क्रेडिट कैश डेबिट, 5 रुपये की कैश सेल है जी, बोलें इसकी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो टोटल कैश 15 रुपये का आया। आप 10 इधर लिखेंगे, 5 क्या कहते हैं इसमें मजीद जाके ऐड करेंगे, जब आपको रिसीट आपने लिखनी है ना इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वो 15 आएगी, तो ऑटोमेटिकली इधर ही एक ही दफ़ा इकट्ठी लिख लें दोनों। तो इधर क्या आ जाएगा जी मेरे भाई, इधर बैलेंसिंग, अच्छा बैड डेट एक्सपेंस अगर इंकर्ड हो जाए तो भाई उसकी बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जी मेरे भाई, इसको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, इसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर जी, इधर आ जाता है जी डेटर, फॉर एग्जांपल 5 रुपए से, यहां चलो 1 रुपए से कर लो, इधर क्या आ जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस आ जाएगा जी 1 रुपए से, एग्री। और क्या डेटर के अकाउंट में आ सकता है बच्चों, बोलो जी, और क्या आ सकता है जी, नहीं प्रोविजन डेटर के अकाउंट में कब आती है जी, अगर डेटर्स ने पेमेंट कर दी तो कैश डेबिट डेटर, अच्छा जी ये आ जाएगा कैश बैलेंसिंग, क्या आ जाएगा, इस अकाउंट में मैक्सिमम यही आ सकता है, ठीक है डेटर के। अच्छा इसकी सपोर्ट में आपने एक और लेजर भी तो बनाना है, प्रोविजन फॉर, इधर ओपनिंग होता है इसका, इधर क्या होता है क्लोजिंग, और ठीक है। अगर सुनना बात गौर से, अगर शक बढ़ गया, पहले 10 रुपए पे शक था, 15 पे है, बताओ शक बढ़ा कम हुआ, शक बढ़ गया, शक का बढ़ना खतरे की बात होती है, गम की बात है, क्या है एंट्री क्या होगी बोलो, गम की बात, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्या हो जाएगी, ओ सॉरी इधर आएगा वजन क्रेडिट साइड पे, इधर रेफरेंस क्या आएगा, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या हो जाएंगे जी, और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएगी भाई, 5 रुपए से इधर आ जाएगी। एग्री करते हैं आप लोग, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं आप लोग। अगर इधर 15 हो और इधर 10 हो, इसका मतलब है शक कम हो गया, शक में कमी का मतलब है अच्छी बात, अच्छी बात, इसका मतलब है एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया, गुड्डू कम हो गया ना, अच्छी बात है। शक में कमी क्या होती है, एक होती है इंक्रीज इन अलाउंस, एक होता है डिक्रीज इन अलाउंस, अलाउंस अगर बढ़ता है शक बढ़ गया, शक का बढ़ना मतलब गम की बात, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। अगर आपका शक कम हो गया, पहले शक था 10 रुपए 15 रुपए पे, अब शक है 10 रुपए पे, शक कम हो गया, शक में कमी जो है अच्छी बात, खुशी की बात, तो भैया एक्सपेंस कम हो जाएगा ना, सही है, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। अच्छा जो भी आया, अब देखें इधर तो इसका क्लोजिंग आ जाएगा ना, सही है, ये जो कैश उठेगा ये वाला कैश, ये किधर जाएगा, ये जाएगा रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, बात समझिएगा भाई, रिसीट कस्टमर्स आ जाएगा। अच्छा ये जो एक्सपेंस है ये वाला ये इधर आ जाएगा भाई, क्लोज इसे जब करेंगे ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना, 6 रुपए ये वाले, ऐसे ही है ना, और ऐसे ही है, ये 6 रुपए का एक्सपेंस है। अब ये वाला जो एक्सपेंस है ये 6 रुपए का, ये कहीं ना कहीं पड़ा होगा किसी एक्सपेंसेस में, और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको भी कहीं से बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैं बताता हूं कहां से बाहर निकालना है। पहले आपको ये समझ आई कि डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस डेटर के अमाउंट से कैश बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये बात समझ आई, इधर आके आपने वो कैश लिख देना है, ठीक है। अच्छा आगे आए, फिर आपको एक वर्किंग 3 करनी पड़नी है क्रेडिटर्स की, किसकी, ये क्रेडिटर का ओपनिंग होता है, ये क्या होता है, इसकी सपोर्ट में वर्किंग 3.1 करनी पड़नी है आपको, वो क्या होगी मेरे भाई, इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री का ओपनिंग इधर होता है, क्लोजिंग इधर होता है, ऐसे ही है सर। हमें असल में चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या इन दोनों अकाउंट से, हमें तो कैश की अमाउंट चाहिए ना, तो भाई कैश जब हम क्रेडिटर को पे करते हैं किस साइड पे लिखते हैं, कैश अपने अकाउंट में हुआ होगा क्रेडिट, इस अकाउंट में क्या होगा, सही है, सही है। और मेरे भाई सुनिएगा जरा, ये जब क्या उसका नाम है क्रेडिटर बढ़ता क्यों है, जब हम नई परचेजेस कर लेते हैं,
इन्वेंट्री का अकाउंट बन रहा, तो मैं परचेजेस को इन्वेंट्री का नाम दे दूं, इधर आ जाएगी इन्वेंट्री, क्या आ जाएगी, क्रेडिटर क्रेडिट और इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट। अगर इधर आ गई परचेजेस या जो भी है बहरहाल, जो क्रेडिटर लिखना है या जो भी लिखना है, तो भाई याद रखिएगा इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आता है, ऐसे ही है। ये नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होती है, क्या होती है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन, तो ये आ जाता है बैलेंसिंग। क्या, इसको उठा के लिखने इधर, तो ये कैश आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा। अभी मैं करवाता हूं सवाल जितना हो सका। फिर एक वर्किंग आपको करनी होती है सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं, अदर एक्सपेंसेस, ये किसकी वर्किंग करनी है। अब आपने अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड है तो उसका ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है। अगर कोई एक्सपेंस आपका है जी अक्रूड, तो ओपनिंग इधर आता है और ये इधर आता है भाई एक्सपेंस के केस में। अच्छा, अब ये वाले जो एक्सपेंस मैं लिख रहा हूं ना भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले एक्सपेंस तो इधर आ गए। अब ये जो मैं एक्सपेंस लिख रहा हूं, ये कौन सा एक्सपेंस लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या, अच्छा, एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है, तो जब पेमेंट करेंगे कैश अपने अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। इस अकाउंट में क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएंगे, ऑपरेटिंग। ये गिवन होंगे नॉर्मली, ये बैलेंसिंग आएगा। और बात समझे हो। अब एक ट्रिक है सवाल में, सिर्फ ये ट्रिक है इसमें। क्या ट्रिक है, भाईजान, कदरदान, मेहरबान, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल आपको इधर गिवन है और ये वाले जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, इनके अंदर नॉन कैश आइटम्स भी शामिल हैं। इनके अंदर जिस तरह उधर नहीं माइनस करते थे, लेकिन अब वो तो इनडायरेक्ट मेथड है ना, ये है डायरेक्ट मेथड। अब एक ट्रिक इधर है, वो ट्रिक मैं इधर लिखने लगा हूं कुछ। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ये आपने लेने हैं कैश वाले एक्सपेंस। कौन से, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है जो गिवन होगी, इसमें से आपने कौन सी लेनी है, कैश वाली। कौन सी, कैश वाली। बात समझे हो। अब ये कैसे आएगी, इधर देखना, इसकी एक वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। वो वर्किंग है जी वर्किंग 5। क्या, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। मैं क्या करने लगा हूं जी, इधर है जी कॉस्ट ऑफ सेल। क्या, कॉस्ट ऑफ सेल। और इधर है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या, एडमिन सेलिंग जो भी होंगे, ये होगा आपको गिवन। क्या, गिवन। क्या भाई, गिवन। फॉर एग्जाम्पल जी ये है जी 2700 रुपए की कॉस्ट, ये गिवन है। प्रॉफिट और लॉस दिया होगा उसने, नहीं तो कोई और हिंट दिया होगा ना, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे आप। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी 1000 रुपए के, कितने के। अब मेरे भाई इस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर तो डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई है, देखे ना। अगर उसने कह दिया जिधर चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी जो बिल्डिंग, फैक्ट्री वाली बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होगी। कहता कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। कहता जी डेप्रिसिएशन है जी 100 रुपए 500 रुपए की, कितने की। कहता 60% पड़ी हुई है कॉस्ट ऑफ सेल में, तो 500 का 60% कितना, इसका मतलब 300। ये नॉन कैश एक्सपेंस निकाल दिए मैंने इधर से, टोटल 500 था। और भाई ये 200 किधर से निकाल दिया मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से निकाल दिया। और सही है ना। लेकिन बताओ पीपी के अकाउंट में कितना, पीपी के अकाउंट में तो पोस्टिंग करनी है ना, वो तो 500 से ही आनी है, 300 प्लस 200। इसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस है। बताओ ये कॉस्ट ऑफ सेल में पड़े होंगे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फॉर एग्जांपल ये हैं जी 100 रुपए के, ये इधर से निकल गए। और सही है ना, नहीं। अच्छा जी, इसके बाद मेरे भाई, नहीं ये हो गया। उसके बाद कोई और एक्सपेंस ले लें, कोई और एक्सपेंस ले लें आप। डेप्रिसिएशन ले लिया, ये ले लिया, और कौन से वाला एक्सपेंस, नहीं, हाँ ठीक है जी। इधर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, वो इधर नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि भाई हमने तो सिर्फ पेमेंट लिखनी है, उधर वो ऑटोमेटिकली उधर आ गया होगा। ठीक है भाई, बात समझे। अच्छा जी, इस तरह की कोई 2-3 चीजें आपको इधर से एडजस्ट, हाँ इंपेयरमेंट अगर आ गई, इंपेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट। फॉर एग्जांपल 50 रुपए की इधर से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है सर, और ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत आपको समझ आया। अब निकालें जालिब वाला सवाल।
जाले वाला सवाल निकाल लें, इनडायरेक्ट से तो आप कर ही लेंगे, वो तो बहुत सिंपल है। अब निकाल लें जी जाले वाला सवाल जरा। बाकी सारा सवाल वैसे ही होना है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है गुड्डू वो वैसे ही होना है। जी इधर आओ ना, ये ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ जरा जुबानी जुबानी। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 42 मिलियन ट्रांसफर कर दी CWIPC से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इसकी जनरल एंट्री नहीं कर सकते आप? क्या नहीं है? डेबिट PP CWIP क्रेडिट। तो दोनों अकाउंट्स में जाके अपनी अपनी जगह पे लिख दीजिएगा। देखो ये ट्रायल बैलेंस उसी, ये बैलेंस शीट उसने उसी तरह दी हुई है आपको जैसे पहले थी। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। हर चीज का आपने क्या बनाते जाना है? टी काउंट। अच्छा जी, ये देखें इधर कहता था कंपनी सोल्ड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। यार ये सारी वही बातें हैं। देखें आपको पैसे कितने रिकवर हुए, क्या कितने रिकवर हुए? 10.4 मिलियन। कितने रिकवर हुए? तो ये 10.4 का जो कैश आया ये किधर लिखना है? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देना जाके। बाकी ये 15 मिलियन की बुक वैल्यू किताबों से बाहर निकाल देना, PP के अकाउंट से कर सकते हैं। जो लॉस, अब देखो इधर लॉस कहता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बताओ ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल नहीं है। तो जब उसमें शामिल नहीं है फिर हमने इसको वैसे इग्नोर कर देना है। अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल होता फिर इसको भी माइनस करते। लॉस या गेन जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल होता है। अगर ये शामिल हो तो इसको एड लेस करेंगे हम, लेकिन इधर तो ये शामिल ही नहीं है ना 4.60, ये तो लहदा दिया तो हम उसको छेड़ते ही नहीं है फिर। अच्छा जी नेक्स्ट आए, अब मजा आएगा भाईजान। कहता है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, कहता है 27.7 मिलियन है। 60% डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेट करती है। PP के अकाउंट में तो डेप्रीसिएशन जो बुक वैल्यू पे अकाउंट बना होगा क्रेडिट ही होगी 27.7 से। 60% कॉस्ट ऑफ सेल आप जितनी गिवन होगी, ये देखो ना कॉस्ट ऑफ सेल ये गिवन है गुड्डू, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, ये 1774.50 गिवन है। इसमें से 27.7 का 60% माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको गिवन है, कितने हैं भाई? 554.4, ये गिवन है। इसमें से 27.7 का कितना माइनस कर दो? 40%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे 40% है, कॉस्ट ऑफ सेल पे डेप्रीसिएशन, कॉस्ट ऑफ सेल में 60% पड़ी है। अब मेरे भाई ये है ट्रेड डेट्स वाली बातें। ये किसकी बातें हैं? ट्रेड डेट्स वाली बातें। अब सर इसके बारे में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अभी जो काम किया बताता हूं क्या करना है। उसके बाद कहता है प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल के अंदर एडवांस टैक्स शामिल है। अब मेरे बहुत मासूम दोस्तों इधर देखना, ये एक्सपेंसिव है, ये प्री पेमेंट्स के अंदर प्री पेमेंट्स कितनी है? ऊपर दी हुई है। कहता है इसके अंदर एडवांस टैक्स शामिल है 1.4 मिलियन हमारे वाला और 2.2 मिलियन पिछले साल का। खुद सोचो क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो क्या करना पड़ेगा। इधर जो मैंने बैलेंस लिखना है एक्सपेंसेस के प्रीपेड का, कितना लिखना पड़ेगा जल्दी बताओ? प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल्स। हाँ ये प्री पेमेंट नहीं है, ये तो क्या उसका नाम है? एंड अदर रिसीवेबल्स। प्री पेमेंट्स तो हाँ ठीक है, ये इधर एसेट ही है ना एक किस्म का। मुझे बताओ जरा इधर जितना बैलेंस ट्रायल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिया हुआ है उसमें से इस वाले को माइनस करना पड़ेगा एडवांस टैक्स को। क्यों क्यों क्यों? एडवांस टैक्स का अपना लेजर बनता है, टैक्स का अपना लेजर बनता है बच्चों। टैक्स का क्या होता है? अपना लेजर बनता है। भाई बात समझ आई आपको? ये देखो मुझे बताओ प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल कितनी है सवाल में, बताना जरा। 42 पिछले साल की है, 35.20 हमारे वाले साल की है जी। इसमें से कितना माइनस कर दूं जी? बताओ जरा जी, बताएं जरा। एडवांस टैक्स का अकाउंट बना लेना जिस तरह पहले बनाते थे, वो उसमें से टैक्स पेड की अमाउंट आ जाएगी ना, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, वो उस लेजर में लिखना है। अब मुझे बताएं 42 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? पिछले साल का 2.2 है, 39.2 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। इस साल का 1.4 है, तो 35 में से कितना माइनस करूं? कितना? 1.4 कितना आएगा? भाई ये बात समझ आई? और एडवांस टैक्स का अपना अकाउंट बना देना ना, एडवांस टैक्स का अपना अकाउंट बनाना। ओपनिंग कितना? और इधर टैक्स के केस में एक्सपेंस है, पेमेंट होती है, कैश क्रेडिट और इधर डेबिट होगा।
और इधर एक्सपेंस उसने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको उसमें प्रॉफिट और लॉस में, तो ये आपका कैश वाली अमाउंट भी आ जाएगी इधर से। और सही है मेरे भाई। अच्छा जी, कहता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एक्सपेंस कितना है 15.5 मिलियन का, इसका अकाउंट बना सकते हैं आप। 15.5 मिलियन का एक्सपेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है, ग्रेचुटी पेएबल है, ग्रेचुटी पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग लिख लोगे, एक्सपेंस भी लिख लोगे, बिल्कुल इसी तरह। इधर तो एसेट है ना टैक्स, वो ग्रेचुटी पेएबल है, लिख लोगे। एक्सपेंस इधर लिखना, इधर कैश आएगा बैलेंसिंग, उधर इधर आके ग्रेचुटी पेड लिख देना। एक बात और सुनो, ये जो ग्रेचुटी पेड, ये जो ग्रेचुटी एक्सपेंस है, ये कैश एक्सपेंस है नॉन कैश? नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन इस टाइम इसका इंपैक्ट किस में पड़ा होगा, जो एक्सपेंस का इंपैक्ट किस में पड़ा होगा, इस ग्रेचुटी का किसके अंदर इंपैक्ट पड़ा होगा? ये ग्रेचुटी, ग्रेचुटी ये किसके अंदर शामिल होगी? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर शामिल होगी या किसके अंदर? इसके अंदर शामिल होगी। इसमें से एक्सपेंस 15.5 का क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। बात समझ आई? क्योंकि हमने तो उसके पेड वाली अमाउंट को लिखना है ना, ये तो नॉन कैश है। नहीं बात समझे आप? जी जी, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, ये नॉन कैश है ना बच्चे। ये क्या है? ये देखें इसके अंदर पड़ा हुआ है, इधर खैर अमाउंट कुछ और है, इसमें से माइनस करना मजबूरी है कि नॉन कैश है। क्या है? नॉन कैश है। हमने तो पेड वाली अमाउंट लिखनी है ना, हम कैश वाली अमाउंट उधर ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगली बात सुने जरा। अगली बहुत अहम बात बच्चों, अगली बहुत अहम बात, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। कहता अक्रूवल एंड अदर पेएबल के अंदर शामिल है एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस। बताएं क्या करना है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो। एक्रूड के बारे में मैंने आपको सूल लिखवाया था, आपने उसका क्या बनाना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, लिहाजा उसका अकाउंट इधर बनाना है। और जितना एक्रूड है, सही है, जब इनडायरेक्ट मेथड था तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिख देते थे आप, इधर बाकी जो रह जाएगा वो उसका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसका टी अकाउंट ये ऑलरेडी बना हुआ है ना एक्रूड का। बताओ जरा लेजर में देख के टी अकाउंट में कितना बैलेंस है इसका, अक्रूवल एंड अदर पेएबल का? 16.4 है पिछले साल का और 16.2 है इस साल का। ये 16.4 पिछले साल का, 16.2 इस साल का। इसमें से कितना माइनस करना है? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट बताओ। अच्छा मैं सुनना, मैं क्यों टैक्स को और एक्रूड एक्सपेंस को, एक्रूड इंटरेस्ट को माइनस करता हूं? भाई उनका अपना अपना लेजर है, मजबूरी है माइनस करना। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं इधर कितना आ जाएगा? 16.40 तो ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं? नहीं बच्चे 6 है ना पिछले साल के, तो कितने आ गए? तो बाकी रह गया वो इधर आ जाएगा, है 9 नहीं ना आता, कैलकुलेट करो। और चन 6 कट देना 16.40 में से, तो 10.4 आएगा। अच्छा जी, क्लोजिंग में बताओ, क्लोजिंग में बाय देन क्लोजिंग में से 5 निकाल दो, तो 16.2 में से 5 निकाल लो। समझे हो बात? और ये जो निकाला इसका लैदा लेजर बना दो वो, ठीक है ना? अच्छा अब आप मेरी ना लॉजिकली बात समझो, जब हमने इनडायरेक्ट मेथड किया था उसमें भी यही किया था, उसमें से भी इसको माइनस किया था, माइनस करके इसका लेजर बनाया था। हाँ, लेकिन इसका टी अकाउंट नहीं बनाया था, इनका टी अकाउंट नहीं बनाया था, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल में जाते हैं ना। सही है ना? अच्छा जी, ये अब बच्चों ये पता क्या आ गया? ये डिविडेंड आ गया। क्या आ गया? फाइनल डिविडेंड। जो पिछले साल का डिविडेंड है 2014 का फाइनल, पिछले साल का जो डिविडेंड होता है ना अगले साल में आता है। अब शेयर कैपिटल पे 35% लगाओ, ये कैश डिविडेंड है। कैश डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर पे नहीं किया तो नॉर्मली डिविडेंड पेएबल। अगर डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बना हो ना, तो याद रखना हमेशा डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में लेके जाना। ये नोट लिख लो, लिखवाया हुआ था मैंने पहले, शायद जिन्होंने नहीं लिखा, जो नए बच्चे हैं वो लिख ले नोट। अगर डिविडेंड पेएबल का लेजर बना हुआ है तो आपने रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट करना है। फिर उस पेएबल वाले लेजर में से बैलेंसिंग क्या निकाल लेनी है? कैश की अमाउंट। और सही है, अगर डिविडेंड पेएबल का अकाउंट ना बना हुआ फिर डायरेक्ट इसे पेड वाली अमाउंट ही समझ लीजिएगा, फिर कैश क्रेडिट कर दीजिएगा। अच्छा अब अगली बात सुने, कहता ये है बोनस शेयर्स। ये क्या है?
कहता भाईजान 12.5% बोनस शेयर्स हैं। तो भाई बात सुनना जरा, जो बोनस शेयर्स होते हैं ना सर, जो बोनस शेयर्स होते हैं इसकी एंट्री अभी मैं आपको बता के आया हूं। अगर तो शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो पिछले सवाल में तो शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं पड़ा था, मजबूरन रिटेन अर्निंग को डेबिट करना पड़ा। इस सवाल में मेरा ख्याल है, इस सवाल में है, और आपने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। टी काउंट में 312 से इसको भी इकट्ठा करके लिखना है। ये पता नहीं कितना आएगा, 441 आएगा शायद, हाँ, इकट्ठा करके लिखना। लेकिन जब आप इसका इम्पैक्ट लेंगे ना 12.5% का, जब आप ओपनिंग शेयर कैपिटल पे लगाएंगे 300 पे 12.5, तो पता नहीं मेरे ख्याल 13 की अमाउंट आती है, कितनी आती है, करना जरा जरा 12.5%, 37.5। जिस बच्चे ने लैदा अकाउंट बनाना लैदा बना ले, जिसने दोनों का एक अकाउंट बनाना ना तो इफेक्ट कैंसिल हो जाना है। शेयर कैपिटल ने होना है क्रेडिट और शेयर प्रीमियम ने क्या होना है, और हमने दोनों का जब एक ही अकाउंट बनाया होगा, एक दफा क्रेडिट साइड पे अमाउंट आनी, एक दफा डेबिट पे आनी। जिसने लैदा बनाना लैदा बना ले। अच्छा अब देखें जरा, मेरी बात सुने, अब देखें ये सारे काम तो आप कर ही लेंगे, ये तो सारे पुराने काम है। अब मैं आपसे मैं ये चाहता हूं, मैं ना जरा आपको बता दूं कि डेटर का अकाउंट कैसे बनना है। इधर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताना जरा कितना है, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताना कितना है। भाई जब भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बना के दी जाए ना, तो हमेशा एज्यूम ये करना है कि ये नेट है। क्या है? ये ट्रेड डेटर्स नेट अमाउंट से आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा ये अब नेट अमाउंट से आ रहे हैं, ये वाली अमाउंट ये, लेकिन सर ये डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड में आपको चाहिए ग्रॉस अमाउंट से। किस अमाउंट से? ग्रॉस अमाउंट से। किस अमाउंट से चाहिए बच्चों? आप देखना, मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। ये है डेटर्स, क्या है ये? है जी पिछले साल, पिछला साल कौन सा है? 14 हमारा साल जी। ग्रॉस डेटर्स, क्या इसमें से लेस क्या कर दूं? आपके पास क्या आ जाएंगे भाई? आपके पास नेट है। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता मैं इन्हीं को इस्तेमाल कर लेता, बात ही खत्म। इधर ऐसे नहीं होगा। इधर ऐसे क्यों नहीं होगा? लॉजिकली सोचो यार, देखो ये है नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसे ही है। हमें क्या उसका नाम है, बैड डेट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से निकालना पड़ता है ना। और वैसे भी क्या उसका नाम, दूसरी बात, अगर मैं इधर नेट डेटर लिखूंगा ना, ये मेरा कैश का बैलेंस गलत आ जाना है। और सही है। आप देखें कितना गिवन है 2014 का, कितना गिवन है बोलो, कितना? 24.70। हमारे वाले साल का कितना है? अब नीचे आए जरा, कहता है, कितने गया, हाँ अब पढ़िएगा जरा। कहता है ट्रेड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹1 मिलियन। बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होनी है? अगर इनडायरेक्ट मेथड होता मैं इग्नोर करता। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, हमने पहले ही ₹1 से मेरा ख्याल की हुई है जी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट जी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, ये मैं जरा रेस कर रहा हूं, ठीक है, ये समझाने के लिए था। अच्छा जी, बैड डेट एक्सपेंस क्या है जी? डेबिट, और डेटर क्रेडिट। एग्री? आगे पढ़ें जरा। कहता है जी इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ ट्रेड डेट्स। 5% लगती है ऑफ ट्रेड डेट्स। अब बच्चों बात ध्यान से सुनना। देखिए ग्रॉस डेटर 100% पे पड़े होंगे। कितने पे पड़े होंगे? 100 पे पड़े होंगे। किधर गया? 100 पे पड़े होंगे भाई। ये 100% होगा। इसमें से प्रोविजन कितने परसेंट निकल गई, तो ये कितने परसेंट पे पड़े हैं? अगर मुझे किसी चीज के बारे में ये पता चल जाए कि ये कितने परसेंट पे है, तो मैं रिक्वायर्ड निकाल सकता हूं। इधर देखें, इधर देखो, इधर देखो, मैं 24.70 कितने परसेंट पे है, तो मैं अगर मल्टीप्लाई 5 से करूं तो ये आ जाएगा, 100 से करूं तो ये आ जाएगा। कुछ भी कर ले, बैलेंसिंग निकाल लें, कुछ भी कर लें। 100 से करना है तो ग्रॉस डेटर्स आ जाएंगे जी। 100 से कर लें, आपकी मर्जी है। कितना आता है? अच्छा जी, और बैलेंसिंग कितना आ जाएगा? ये प्रोविजन का बैलेंस है। अच्छा जी, पिछले साल की वर्किंग करवा दें। ये है जी 28.5, ये 95 पे पड़ा है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो मेरे पास आ जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 100 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, बोले ओके भाई, इधर क्या आ जाएगा, और सही है। अगर ये करना था तो इधर माइनस से लिखते, फिर ऐड बैक कर देते, ठीक है, बेहतर है वैसे यही कर लो कि ऐड बैक करना ही ना पड़े। अब मेरी बात सुनना, अब इधर डेटर्स में ओपनिंग कितना लिखना पड़ेगा बताओ, हैं ग्रॉस लिखने हैं इधर। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता इस झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, चुप करके कुछ भी ना करते, इधर ना ऐड लेस करते, कुछ ना करते, सिर्फ वर्किंग कैपिटल में नेट ले लेते, जान छूटती। हाँ हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो होता ही होता है। अच्छा, लेकिन बैड एड एक्सपेंस को नहीं ऐड लेस करते, बस चुप करके नेट लिख देते हैं, बाकी सब इग्नोर करते हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी काउंट बनाना पड़ेगा स्पोर्टिंग में। अच्छा मेरे भाई, ओपनिंग कितना है बताओ, कितना, और क्लोजिंग कितना है, 1.5। अब सुनना मेरी बात, शक बड़ा कम हुआ, 0.2 मिलियन से शक बड़ा। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वजन इस साइड पे आएगा। इसका मतलब प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट क्रेडिट, और शक का बढ़ना एक्सपेंस का बढ़ना, इधर आ जाएगा बैड एंड और ये आ जाएगा 0.2 इधर, इधर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी, इधर देखना आप जरा यार, एक तो वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, इधर देखना यार, इधर देखना, दांत बाद में निकालना। ये है जी, मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी गिवन है ट्रायल में, और सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। अगर ये नाम ही बना के दी ना, आप निकाल सकते हैं किसी ना किसी तरह, अगर मिसिंग भी हुई तो लेजर से आ जाएगी किसी तरह। 1774.50, ये किधर लिख देनी है आपने आके। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ कितने हैं, कितने, 554। ओके। अच्छा मुझे बताएं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो है, कैश एक्सपेंस है नॉन कैश, ये कितने के हैं बताओ। ये प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे, गए होंगे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये कितना माइनस कर दूं इसमें से, सिर्फ इतना काम करना है, बाकी सारा सवाल सेम रहना है, सिर्फ नॉन कैश की एडजस्टमेंट्स कर देनी है। आप बताओ 27.7 की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी था, पीपी के अकाउंट में तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को आपने लिख दिया होगा ना बुक वैल्यू से, आपने पीपी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया होगा। अब बताएं 27.7 जो है ये कितना कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा है, इधर कितना आएगा बताओ, 1640 है ना, कितना, और इधर बताओ, ओके, ओए ओके है, ओके। अच्छा इसका मतलब हमने इधर आओ जरा अब, और सेल कितनी है बताओ, सेल कितनी, टोटल सेल लिख दो इधर, 25। बताओ ये बैलेंसिंग कितना आता है, ये बैलेंसिंग ही आ जाएगा ना कैश, जी बताएं, सही कर, सही 2500 कैसे आ गया हमारे, अच्छा चलो शाबाश भाई। ये किधर लिख देना है आपने, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स में वर्किंग टू। अब बात सुनना जरा, आपने पेमेंट की होगी क्रेडिटर्स को, अब आपने निकालनी है पेमेंट टू और पेमेंट फॉर, पेमेंट टू वेंडर्स एक्सपेंसेस जो भी हैं। अब देखें, अब क्रेडिटर का बैलेंस उसने दिया हुआ है, क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है ना, बताओ जरा ट्रेड किधर है यार, ये देखें, शुक्र है उसके अंदर अदर पेएबल प्यूबल नहीं शामिल, सेपरेट है। 18 ओपनिंग है और 20 क्लोजिंग है, एग्री। कॉस्ट ऑफ सेल मेरे भाई, मैं अब अज्यूम करता हूं, अब पूरा सवाल नहीं अभी मैंने पढ़ा, मैं अज्यूम करता हूं ये नॉन कैश वाली कैश वाली कॉस्ट ऑफ सेल मेरे पास आ गई। इसको अगर मैं इधर लिखता हूं, इधर अगर इधर लिखता हूं तो मेरे पास ये क्रेडिटर बैलेंसिंग आ जाएंगे। बताओ जरा कितने आते हैं अभी सवाल, चलो फिलहाल इतना ही, हाँ चलो बताओ जरा ये कितने आते हैं बताओ, हैं
0.8। अच्छा इधर आई 175, ये मेरे पास ये बैलेंसिंग आ गए क्रेडिटर्स, बताओ कितने आते हैं। और सॉरी इन्वेंट्री का ओपनिंग भी लिखवाना जरा और क्लोजिंग भी। हाँ जी हाँ जी हैं जी। बस फ़र्क ये बना, जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चीज़ें जाती थी ना इनडायरेक्ट मेथड में, अब उनके भी लेजर बन जाने हैं और कैश उधर से आना है, सिर्फ ये फ़र्क है जी। बताओ ये कितना बैलेंसिंग आया? 1838.6। बच्चों इसको मैं इधर जाके लिख सकता हूँ, इधर इन्वेंट्री के अकाउंट से आया ये, तो मेरे पास अभी सवाल नहीं पड़ा, शायद इसमें कोई और एडजस्टमेंट भी हो, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि इस तरह सवाल को आगे लेके चलना है। इधर कैश आ जाएगा बैलेंसिंग कितना, आप बोलो? 1836.6। ये इधर आके लिख देंगे आप 1836.6। इसी तरह ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसको जब आपने नॉन कैश वाली चीजें इसमें से माइनस कर दी, इधर जो भी इधर मेरे ख्याल शायद कुछ और भी हो, अगर फॉर एग्जांपल यही बैलेंस आया, इसको उठा के किधर लिख दोगे आप? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश वाली चीजें, ये बैलेंसिंग आ जाएगा, तो इसको उठा के इधर लिख देना, ठीक है। सिर्फ एक काम करना है डायरेक्ट में, जो चीजें वर्किंग कैपिटल में आती थी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, अब उनके भी टी अकाउंट बना देने हैं, सही है। डेटर के लिए आपको दो सपोर्टिंग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला भी, सही है। और ये ग्रॉस से लिखने हैं, और जो प्रोविजन होगी वो क्या उसका नाम है, इधर लिख देंगे। अच्छा जी, ये सेल सारी की सारी इधर लिख देना, बाकी ये क्रेडिटर का ओपनिंग और ये इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग आएगा और इधर कॉस्ट ऑफ सेल कैश वाली लिखनी है। आपके पास ये इन्वेंट्री की परचेजेस जो है न्यू वाली वो आ जाएंगी, और सही है। इधर कैश नहीं मुंह उठा के लिखना, ये बात सुन लो जरा, इधर कैश ना लिखना, क्रेडिटर लिखना, क्रेडिटर का अकाउंट अगर बन रहा हुआ तो भाई इधर इधर ये आ जाएगा, ये बैलेंसिंग आ जाएगा आपके पास। जितने एक्सपेंसेस हैं एक्रीड हैं या प्रीपेड हैं या प्रीपेमेंट्स हैं, उन सबको क्या करना है, इस तरह ओपनिंग और क्लोजिंग उनका लिख देना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर लिखना गिवन, उसमें से नॉन कैश माइनस करना, कैश वाले आ जाएंगे, आपके पास बैलेंसिंग कैश आ जाएगा। बाकी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड पेएबल, सही है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स पेड, टैक्स एक्सपेंस जो हैं, इन सारों के वैसे ही नॉर्मल तरीके से क्या बनने हैं, टी अकाउंट्स। अब इस सवाल में हिम्मत कर लोगे थोड़ी सी, ये जालिब वाले में हिम्मत कर लोगे, इनडायरेक्ट में तो मसला नहीं। अब इसमें भी जो मसले थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी सवाल तो सादा हो गया ना। फिर भाई करोगे घर जाके आज? नॉन कैश वाले दो तीन उसको ना थोड़ा याद करना पड़ेगा, नॉन कैश एडेड एक्सपेंस हो गया, बस गलती ना करना। भाई सुने, इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस को ना लेस करने बैठ जाना, क्योंकि उसका तो अपना लेजर बन रहा है, ठीक है। बस ये चीज़ों का ख्याल करना, टैक्स को ना कहीं ऐड लेस कर देना। चलें चलें जी, ठीक है, ये इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।